नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ का इसका हमने पिछला वीडियो देखा था जब हमने समझा था एक कंपनी की जर्नी, एक स्टार्टअप की जर्नी, जब आईपीओ लाने से पहले कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है, किस तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और किस तरीके से प्राइवेट इक्विटी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और जब उन्हें और फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं। तो आज हम इसी की डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या है और किस तरीके से मार्केट के अंदर लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आईपीओ इशू करने का मेन एडवांटेज क्या होता है। आपको सबको पता है कि कंपनी को फंड चाहिए थे, इस वजह से कंपनी ने अपने रिक्वायरमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है। बट क्या वो बैंक के पास नहीं जा सकती है, लेकिन बैंक या डेट फंड से उसको इंटरेस्ट लगेगा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी उसका कम हो जाएगा, तो वो नहीं चाहती, इस वजह से भी वो आईपीओ लाती है। इसके अलावा प्रमोटर को भी जो अपना रिस्क है वो डाइवर्सिफाई या स्प्रेड करने में मदद मिलती है। जैसे जब आप आईपीओ इशू करते हैं और आईपीओ के जरिए जब आप शेयर को बेचते हैं, शेयर को अलॉट करते हैं, तब आप उनको ना केवल एसेट में पार्टनर बना रहे हैं, ना केवल प्रॉफिट में पार्टनर बना रहे हैं, बल्कि आप उनको पार्टनर बना रहे हैं लॉस में भी। यानी अगर आप आज अपना आईपीओ लेकर के आते हैं और जो प्रमोटर पहले 40% का शेयर होल्डर था कंपनी के अंदर, अगर वो घट करके 30% रह जाता है, इसका मतलब है कि उसकी अब रिस्क भी 30% रह गई है। अब अगर कंपनी में कभी कोई लॉस होता है तो उसकी लाइबिलिटी केवल 30% है, 40% नहीं है। तो इस तरीके से जब लाइबिलिटी भी कम हो जाती है, उसकी रिस्क भी कम हो जाती है उस कंपनी के प्रति, इस वजह से भी आईपीओ जो है एक एडवांटेज का रूप लेता है। इसके अलावा कई सारे अदर एडवांटेज भी है, जैसे कि ये जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या जो एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या जो प्राइवेट इक्विटी है, उनको ये एग्जिट दे देता है, वो अपने शेयर पब्लिक में बेच करके निकल जाते हैं। ये उनके लिए भी एक फ़ायदे का सौदा होता है। दूसरा है जो एम्प्लॉयज़ है, जब आप पब्लिक इशू करते हैं उसके बाद आप एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं, यानी एम्प्लॉय के नाम पर भी आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके अलावा आपके कंपनी के अंदर विजिबिलिटी, यानी कि कंपनी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आती है, जैसे कंपनी का जो भी फाइनेंशियल फिगर है कि कितना उसने कमाया है, किस तरीके से उसकी एसेट है। उसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में भी आम लोगों को पता चलता है, जिससे कि कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे आप सबको पता है कि कौन कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है, वो कितना रुपया कमा रही है और वो किस तरीके से कमा रही है। तो सारी चीज़ें आपको जब लिस्टेड होते हैं, जब आईपीओ ले आया जाता है, तब आपको वो सारी चीज़ें पता हो जाती है। नाउ अब हम समझते हैं कि आईपीओ किस तरीके से स्टार्ट होता है। बट उससे पहले हम अपनी ऑल स्टोरी पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार हम समझते हैं। अगर आपने वो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछला वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने एक स्टोरी ली थी और उस स्टोरी के हिसाब से हमें 200 करोड़ का फंड रिक्वायर्ड था। नाउ 200 करोड़ का जो हमें फंड रिक्वायर्ड था, उसमें से हमने सोचा था कि हम उसमें से कुछ पार्ट इंटरनल एक्रूल्स, यानी कि कुछ पार्ट हमारे जो प्रॉफिट है उनमें से ले लेंगे और कुछ पार्ट हम आईपीओ के थ्रू जो है ले लेंगे। जब हम इंटरनल एक्रूल और पार्टी आईपीओ के थ्रू ले रहे थे, तब हमने समझा कि हमारे पास अब तक हमने 84% शेयर्स इशू कर दिए हैं अथोराइज कैपिटल में से, और हमारे पास 16% शेयर अभी तक बचे हुए हैं जो कि 8 लाख आते हैं। यानी अभी तक हमारे पास 8 लाख शेयर बचे हुए हैं जिनको हम इशू कर सकते हैं। अब हमने जब फर्दर डिटेल में और एनालिसिस किया तब हमें पता चला कि हमारा जो वैल्यूएशन था वो 64 करोड़ था जब हमने लास्ट इशू किया था प्राइवेट इक्विटी को, सीरीज बी फंड। तो अगर आप जब पुराना वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो 64 करोड़ थी। अगर आपको नहीं भी पता है, नई वीडियो देखना भी नहीं चाहते हैं, तब भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक कंपनी जिसको 200 करोड़ रुपए चाहिए, 200 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास 16% अथोराइज कैपिटल पड़ा हुआ है, जिसमें 8 लाख शेयर्स आ रहे हैं, उसकी जो लास्ट वैल्यूएशन थी वो 64 करोड़ थी। करंट वैल्यूएशन क्या होगी उसको अभी नहीं पता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकाला कि आज उसकी करंट वैल्यू क्या निकल के आती है। तो उन्होंने निकाला अप्रॉक्स हमारी आज की वैल्यू है 125 से 150 करोड़, और ये जो वैल्यू है वो केवल और केवल 16% शेयर्स की वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू नहीं है कंपनी की, ये केवल जो 16% शेयर है, यानी कि जो 8 लाख शेयर है, उनकी वैल्यू अराउंड 125 टू 150 करोड़ निकल के आ रही है। अब अगर हमने इसको एक शेयर की वैल्यू निकालना चाहा तो वो निकल के आई अराउंड 1562, यानी कि 1562 से लेकर के 1875 तक ये हमारी वैल्यू निकल करके आती है। नाउ अब हम यहाँ पे जब कंपनी
अपने 16% शेयर को मार्केट में उतारती है, तब उसे वही अराउंड 125 से 150 करोड़ मिल जाएंगे और पर शेयर वैल्यू वो कितना रखनी चाहिए, 1562 से 1875 तक का। तो ये जो है ये एक रेंज हो गया कि हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी, 1562 से 1875। उसके बाद अब कंपनी इनको मार्केट में उतारना चाहती है और बाकी का जो पैसा है वो कहाँ से निकालेगी, वो निकालेगी इंटरनल एक्रूअल, जो हमारे 50-100 करोड़ रुपए जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे वहाँ से वो चीज़ें निकालेगी। 50 से 75 करोड़ हमारा इंटरनल एक्रूअल होना चाहिए, तभी हमारा जो 200 करोड़ है वो निकल जाएगा। नाउ अब हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से आगे जो है फर्दर निकाला जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है वो है अपॉइंटिंग मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर को हमें अपॉइंट करना पड़ता है। अब अपॉइंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट बैंकर होता क्या है और ये वर्क क्या करता है। तो मर्चेंट बैंकर को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एक बुक रीडिंग लीड मैनेजर होता है और इसका काम होता है कंपनी को असिस्ट करना, वो भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। यानी कि आईपीओ लाने के लिए जब कंपनी चाहती है कि मैं किससे मदद लूँ, तो वो पहला नाम सामने आता है, वो है मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर कंपनी को बताएगा कि आपकी वैल्यू क्या होगी, आप किस तरीके से शेयर इशू करिए। क्योंकि देखिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजर्स है, जो जो कंपनी को संभाल रहे हैं, जो प्रमोटर है, वो सब एक्सपीरियंस है कंपनी को चलाने में, वो सब एक्सपीरियंस है कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए, बिजनेस के अंदर वो एक्सपीरियंस है। बट क्या उनको पता है कि आईपीओ कैसे लाया जाए, आईपीओ के अंदर कौन से लॉज और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, किस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन करी जाए। हर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड या लॉ के बैकग्राउंड से हो नहीं सकता, कई सारे कुछ और बैकग्राउंड से होंगे, कई सारे हो सकता है टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और किसी और बैकग्राउंड से होंगे। तो ऐसे में उनकी मदद करने के लिए आता है मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर का काम मेनली क्या होता है वो हम समझते हैं। मर्चेंट बैंकर पहला काम करता है ड्यू डिलीजेंस का, यानी कि वो निकालता है कंपनी की एक लीगल रिपोर्ट, लीगल कंप्लाइंसेस, क्या कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है लीगली, क्या कंपनी के अंदर हर चीज़, हर मैनेजर का जो काम है क्या वो ठीक ढंग से चल रहा है, वो उसको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ हर चीज़ सही चल रही है। उसके बाद उसका काम आता है कंपनी को एनालाइज करना और कंपनी का ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि जब ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है और इसके अंदर इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। बट अभी हम समझते हैं कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है और कंपनी का एनालाइज करके वो बताता है कि कंपनी की वैल्यू अराउंडिंग इतनी रहने वाली है और आप इतना आईपीओ से कमा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप वो करता है एंड शेयर्स को अंडरराइट करता है, यानी कि वो शेयर्स को चाहे तो खुद से अंडरराइट कर सकता है या बाहर उनको वो अंडरराइटिंग के लिए दे सकता है। अंडरराइटिंग का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से आप अपने माल को बिकवाने के लिए एजेंट या जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनका यूज़ लेते हैं, तो ये ऐसे ही शेयर्स को जब बिकवाना होता है आम पब्लिक में, अब कंपनी को तो जाकर के एक एक आदमी के पास जाकर के ये नहीं कहेगी हमारे शेयर ले लो, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजर्स है, वो तो एक एक आदमी के पास जाकर के ये नहीं कहेंगे कि लो हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो, है ना। तो वो काम अंडरराइटर का होता है, वो काम अंडरराइटर को होता है, वो जाते हैं एक एक आदमी के पास और उनको शेयर सेल करते हैं। हालांकि अभी ये काम सारा ऑनलाइन हो रहा है, बट फिर भी कंपनी की वेबसाइट पे तो सारा काम हो नहीं सकता, तो इसीलिए हर ये जो काम है वो अंडरराइटिंग जो एजेंट्स है वो करते हैं। अब इसके बाद उसका एक और काम होता है, वो जो मैंने आपको बताया था, कंपनी का वैल्यू निकालने के बाद एक प्राइस बैंड निकालना, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट निकालना, जो हमारे केस में निकल के आई थी 1562 एंड 1875। तो ये वैल्यू वो मर्चेंट बैंकर जो है वो निकाल करके देता है। अब वैल्यू निकालने के बाद कंपनी को मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटी भी वो करता है, यानी कि बताता है लोगों के बारे में, वो बताता है, चाहे वो टीवी एड्स के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से वो लोगों तक ये बात पहुंचाता है कि कंपनी का आईपीओ आ गया है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, कंपनी इस तरीके से जो पहले ग्रो करके आई है, कंपनी का रेवेन्यू इस तरीके से ग्रो, और कंपनी की अच्छी अच्छी बातें वो मार्केट में बताता है कि कंपनी इस तरीके से है। बाकी एनालिसिस आपको करना पड़ता है, बट वो जो मर्चेंट बैंकर है उसका काम ये रहता है कि वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि कंपनी किस तरीके से पहले वर्क करती थी और आगे वो कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी। ना उसके बाद कंपनी में जो रजिस्ट्रार है, बैंकर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, उन सबको वो अपॉइंट करता है, यानी कि पूरा टेक ओवर कर लेता है आईपीओ का कि हम आईपीओ को इस तरीके से इशू करेंगे और पूरी चीज़ें वो बताता रहता है। अब मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लिया, मर्चेंट बैंकर ये सारे काम करता है। नाउ स्टेप 2 आता है अप्लाई टू सेबी विथ ए रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेबी होता है इन सब का, यानी कि रजिस्ट्रेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, यानी कि अगर उसने अप्रूव कर दिया तभी आप मार्केट के अंदर जो है लोगों से पैसा उठा सकते हो। अब सेबी की अप्रूवल लेने के लिए आपको उसे एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट बताना पड़ता है और उसके साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर
कंपनी की काफ़ी सारी डिटेल रहती है कि कंपनी पब्लिक में क्यों आना चाहती है, कंपनी अभी तक क्या काम कर रही थी, आगे वो क्या काम करेगी, और ये सारी बातें कंपनी को जो सेबी को है वो बताना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी ये भी बताती है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है और हम अभी आगे क्या फर्दर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। अब अगर सेबी इन सबसे सेटिस्फाई हो जाती है और सेबी को लगता है कि ये कंपनी एक ट्रू कंपनी है, ये लोगों के साथ धोखा नहीं करेगी, ठीक है, कर सकती है, इसीलिए ये चीज़ें चेक होती है। अब आगे जाकर के हो सकता है कि कंपनी फ्रॉड कर ले, क्योंकि कई बार आपको इंटेंशन पता नहीं होता है, बट एक तरीके का प्रिकॉशन लिया जाता है कि कंपनी आगे फ्रॉड नहीं करेगी, लोगों का पैसा जो है वो सेफ कंपनी में लगाया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे सेबी को अगर लगता है सब कुछ सही है तो वो उस कंपनी को एक नोट दे देगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी, जहाँ पे वो उसको बोलेगी कि आप जाइए और आगे बढ़िए, आईपीओ लेकर के आइए। बट अगर सेबी मना कर देती है कि नहीं, हमें आपका जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो आपकी अभी तक की जो हिस्ट्री है, उससे हमें नहीं लगता है कि आप आगे कंपनी जो है आगे ग्रो करेगी और लोगों के लिए अच्छा है, तो हो सकता है कि सेबी उसे मना कर दे। और सेबी के मना करने के बाद यहीं स्टॉप हो जाता है। बाद में कंपनी को फिर से 1-2 साल 1.5 साल बाद अपनी जो गुडविल है उसमें सुधार करके सेबी को वापस से लेना चाहिए, सेबी के पास वापस से जाना चाहिए। बट यहाँ पे उसको मना कर दिया जाता है तो फिर वो यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ अप्रूवल मिल जाती है, फिर स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में कंपनी DRHP, जैसे कि हमने पहले ये वर्ड पढ़ा था, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी जो है सेबी को फाइल करती है। और साथ ही साथ ये जब फाइल किया जाता है तो ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होता है। अब इसमें कई सारी डिटेल होती है, जैसे अब यहाँ पे इसमें कई सारी डिटेल होती है, और इसको जब पब्लिक में बांटा जाता है तो पब्लिक को भी पता चलता है कि कंपनी क्या है। अब तक देखिए, कंपनी ने सेबी के साथ जब उसको उसको वो लेनी थी, अप्रूवल लेनी थी, तो उसने केवल सेबी को फाइल किया कि जहाँ पे मेरा ये डिटेल है, मैं कंपनी इस तरीके से ग्रोथ करने वाली हूँ, मेरा अब तक का डिटेल हिस्ट्री ये रही है ना, इतना पास्ट प्रॉफिट है। अब तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन सबको पता था कि कंपनी की क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से वो रेवेन्यू कमा रही है। बट अब ये पब्लिकली हो जाएगा, पब्लिक को पता चलेगा कि वो किस तरीके से अब तक रेवेन्यू कमा रही थी, क्या उन चीज़ों को वो प्रॉफिट कमा रही थी, किस तरीके से प्रॉफिट कमा रही थी, आगे फर्दर एक्सपेंशन के प्लान क्या क्या है। यहाँ पे कंपनी के अंदर वहाँ पे कुछ डिटेल दी जाती है। वो डिटेल हो सकती है कि एस्टिमेट साइज़ क्या है, जैसे हमारी हमने निकाला था 125 से 150 करोड़, तो ये हमारा आईपीओ का साइज़ है। अब ये एस्टिमेट निकाला जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा वो बाद में ही पता चलता है जब लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं। अब वो 125 से 150 के बीच में कितना भी निकल के आ सकता है, तो एस्टिमेट साइज़ निकाला जाता है। उसके अलावा बताया जाता है कि हम कितने शेयर्स पब्लिक में ऑफर कर रहे हैं। हमारे केस में कितना था, 8 लाख शेयर्स हम पब्लिक में ऑफर कर रहे थे। उसके बाद निकाला जाता है कि कंपनी का प्लान क्या है उन पैसों का यूटिलाइजेशन से लेकर के, और आगे का प्रोजेक्शन क्या है कि उन पैसों को कब कितना यूटिलाइज किया जाएगा और उनसे क्या रिटर्न निकल के आएगा। उसके बाद कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन है, मॉडल है कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर हम टी शर्ट का बिजनेस कर रहे थे, हम एक ब्रांडेड टी शर्ट का बिजनेस कर रहे थे कि हम एकदम जो प्योर कॉटन है उसकी टी शर्ट बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस मॉडल हो गया। उसके साथ साथ हम जो फैशन के जो अलग एसेसरीज है उनको भी हम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन हो गया बिजनेस का। उसके अलावा हम यहाँ पे कि मेजर हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ होते हैं, हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती है। उसके अलावा कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा, रेवेन्यू रहा, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, हर चीज़ यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है, यानी कि मैनेजमेंट कौन है, क्या कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है और किस तरीके से वो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी जो उसने अभी टारगेट रखे हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। उसके अलावा कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है वो चीज़ें बताई जाती है। कंपनी के अंदर व्हाट कैन गो रॉन्ग वो भी बताया जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी में निवेश करते हो तो हमारे साथ क्या क्या गलत हो सकता है, क्योंकि यही गलत आपके साथ, आपके पैसों के साथ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम एक पेट्रोल पंप कंपनी है तो हमारे साथ क्या गलत हो सकता है, हमारे साथ वहाँ आग लग सकती है अगर, है ना, तो ये सारे रिस्क वहाँ बताए जाते हैं। हमारे जो पेट्रोल है अगर वो सही से हमने उसको नहीं संभाला तो वो हो सकता है कि वो भाप में उड़ जाए। इसके अलावा पेट्रोल की प्राइजेज काफ़ी सारे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हमें इस तरीके से भी लॉस होता है। तो ये जितने भी रिस्क है उस बिज़नेस के अंदर वो सारे वहाँ पे बताए जाते हैं कि आप हमारी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्क लेने के लिए तैयार हो। उसके बाद बताया जाता है कि मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, कि हमारी कंपनी में कौन इसे मैनेज करेगा, क्योंकि अगर आपने लगा कि यार इसे जो मैनेज कर रहा है वो तो एक पहले ही काफ़ी सारे फ्रॉड वगैरह के केस में जेल जा चुका है, तो आप ऑफकोर्स उस कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे। बट अगर वो जो मैनेजमेंट है वो अगर अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छी तरीके से और बिज़नेस संभाले थे, या ये इनका अगर नया बिजनेस भी है तब भी इनकी जो
पर्सनल गुडविल है वो अच्छी है, तो उनका उनका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो आप हो सकता है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के मूड में हो। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देखते हो जो फाइल की जाती है DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद जो नया नेक्स्ट स्टेप आता है वो है IPO को मार्केट करना। अब इस स्टेप में IPO को कई सारी जगह पे मार्केट किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, टीवी, प्रिंट मीडिया, FM, रेडियो, हर जगह उनको बताया जाता है कि हमारा एक मार्केट हमारा जो IPO है आ रहा है, आप उसे सब्सक्राइब करिए, ये हमारी प्राइस है वगैरह वगैरह, इसको बताया जाता है। इसको हम IPO रोड शो भी एक तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फिक्स द प्राइस बैंड। अब यहाँ पे प्राइस बैंड को फिक्स किया जाता है कि हमारी जो प्राइस है वो कितनी रहेगी। अब हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ हमने निकाला था 15722 लेकर के 1875। तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है जो कि कंपनी फिक्स करती है कि इस प्राइस बैंड में आप हमारा शेयर खरीद सकते हो। अब ये जो प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है इस पर अगर पब्लिक चाहेगी तो वो सब्सक्राइब करेगी, अगर पब्लिक को लगता है कि ये सही प्राइस है तब वो करेगी, और अगर उसे लगता है कि ये प्राइस सही नहीं है तो वो उसे सब्सक्राइब भी नहीं करेगी। तो ये प्राइस बैंड कंपनी को इशू करते समय बताना पड़ता है कि हमने जो प्राइस है वो इतना रखा है। नेक्स्ट स्टेप कंपनी के पास आता है वो है बुक बिल्डिंग। अब बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जब कंपनी अपना विंडो ओपन करती है कि आइए अब हमारे शेयर जो है वो लेके जाइए, ठीक है, आप उसे खरीदिए, आप हमें बताइए कि आप किस प्राइस पे कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे हैं, आप केवल कंपनी को बता रहे हैं कि हमें इस प्राइस पे इतना शेयर चाहिए, ठीक है। जो ये आ रहे हैं ये आप सुनते हुए पढ़ सकते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग क्या होगा? एक तरीके की प्रोसेस होगी जहाँ पे कंपनी आपके शेयर्स तो आपके जो बिडिंग है उसको कलेक्ट कर रही है कि आप जैसे आपने कहा कि मुझे 10,000 शेयर चाहिए, और अगर आपका प्राइस बैंड 100 से 120 है तो आप बताते हो कि मुझे 105 रुपये में 10,000 शेयर चाहिए। फिर कोई और आएगा वो बताएगा कि मुझे 110 रुपये में आपके 1000 शेयर चाहिए, मुझे 120 रुपये में आपके 1 लाख शेयर चाहिए। तो इस तरीके से हर चीज़ें और ये सारी चीज़ें चलती है कि जहाँ पे प्राइस बैंड के साथ आपको बताया जाता है कि हमें इस रुपये पे इतने शेयर चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो बुक बिल्डिंग कहलाती है। अब कंपनी उसमें से डिसाइड करेगी कि उसे कितने शेयर्स किस बंदे को देने हैं, जिसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा होगी उसको वो शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोजर में वो प्रोसीजर फॉलो की जाती है कि जहाँ पे बुक बिल्डिंग के बाद जिसका भी प्राइस सबसे ज़्यादा होगा उनको वो सारे शेयर्स देते रहेंगे, और उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो मैक्सिमम बिड है उस प्राइस पे कंपनी जो है लोगों को देती रहेगी। और उसके बाद आता है लिस्टिंग डे। तो एक दिन होगा, यानी कि सबसे पहले एक हमने देखा कि बुक बिल्डिंग होती है तो वो 3-4 दिनों के लिए रहती है। उसके बाद शेयर इशू किए जाते हैं लोगों को जब जब उन्होंने जितने जितने प्राइस में उन्होंने कहा। तो और जिन्होंने जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपये बोले, अब 100 रुपये पे उसका नंबर आया ही नहीं क्योंकि जो ज़्यादा हायर बिडर थे उनको वो शेयर अलॉट कर दिए गए, तो फिर आपको शेयर मिलेंगे नहीं। अब एक दिन आता है जब उस दिन कंपनी अपने आप को मार्केट के अंदर लिस्टिंग करवा देती है, यानी अब से आप कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, और कंपनी को आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको खरीदना चाहते हैं, उसकी क्या प्राइस है, और वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे अभी रिलायंस वगैरह की ट्रेडिंग होती है वो सारी चीज़ें की जा सकती है। अब वहाँ पे एक प्राइस पे लिस्टिंग होती है और वो प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि ये चीज़ें हम इस प्राइस में हम कंपनी को रजिस्टर करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे समझेंगे कुछ की टर्म्स ऑफ IPO, यानी कि IPO में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्म होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि जितने शेयर आपने इशू करने की सोची थी उससे कम लोग उसमें इंटरेस्टेड हुए। जैसे अगर आपने सोचा था कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, बट ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंपनी के पास केवल 90,000 बिड्स ही आई, 90,000 शेयर्स की बिड्स ही आई और बाकी के बिड्स आए नहीं। तो ये बताता है कि कंपनी में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, और ये जो डिमांड है उसको कम डिमांड को प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो यहाँ पे इसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जब आपने जितने शेयर्स पब्लिक में ऑफर किए थे उससे कम की बिडिंग आती है। अब इसका उल्टा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा बिडिंग आ जाती है जितने आपने इशू करवाए थे। जैसे आपने अगर 1 लाख शेयर की ऑफर किया था तो उसके बजाय आपको 2 लाख बिडिंग यहाँ पे आ गई। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। अब नाउ ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? इसमें यह होता है कि अंडरराइटिंग के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे आप अपने शेयर्स का 15% एडिशनल इशू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू करने की सोची थी, बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और तो आप 15% एक्स्ट्रा अलाउ कर सकते हैं कि आप 15% और ज़्यादा इसको जो है अलॉट कर दीजिए।
तो ये होता है ग्रीन शो ऑप्शन। उसके बाद आता है फिक्स प्राइस आईपीओ, यानी कि जब हमने अभी देखा था कि एक प्राइस बैंड होता है 125 है ना, तो वो प्राइस बैंड ना होकर के एक फिक्स प्राइस अगर आईपीओ लाया जाता है कि आपको खरीदना है, इस प्राइस पे खरीदना, नहीं खरीदना मत खरीदिए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर उनको क्या किया जाता है, एक जो एक प्रोपोर्शनल बेसिस पे उनको अलॉट किया जाता है। जैसे अगर मैंने 2 लाख शेयर डिमांड किए थे और किसी वाले ने 3 लाख शेयर डिमांड किए थे, अब उनके पास अगर केवल 1 लाख शेयर ही है तो मुझे 2 लाख के बदले में वो 40,000 दे देंगे और उनको 3 लाख के बदले में 60,000 दे देंगे। अगर फिक्स प्राइस आईपीओ चल रहा है, वहाँ पे एक ही प्राइस होती है 150, आपको भी 150 में खरीदना है, उसे भी 150 में खरीदना है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी अपनी प्राइस बिड नहीं कर सकते हो। तो फिक्स प्राइस आईपीओ होता है। हालांकि अभी फिक्स प्राइस आईपीओ बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि आपको मतलब एक जो न तो आपको एक सुविधा देती है और न ही शेयर होल्डर्स को ये सुविधा देती है कि वो अलग अलग प्राइस पे बिडिंग कर सके। तो इसीलिए फिक्स प्राइस आईपीओ अभी बहुत कम आते हैं, कोई 10 में से 1 या 2 आए जाते हैं, तो शायद आए तो आ जाए, बट इतना भी नहीं आते हैं। इसके अलावा होता है प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। तो प्राइस बैंड में आपको बता चुका हूँ। अब कट ऑफ प्राइस क्या होती है, तो उस प्राइस रेंज में से जिस प्राइस पे लिस्ट होता है शेयर वो कहलाता है कट ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि कट ऑफ प्राइस क्या होता है। जैसे हमने 100 से 130 अगर प्राइस बैंड रखा है और 125 पे, तो ये प्राइस बैंड हो गया 100 से 130, और 125 पे अगर वो लिस्टेड हो रही है तो 125 क्या होगा हमारा कट ऑफ प्राइस। अब आईपीओ के बाद क्या होता है, तो आईपीओ के बाद हमारे पास आता है, अब इसे हम थोड़ा और समझते हैं कि जब आप इशू करना चाहते हो और जब आपके पास बिडिंग आती है उसे कहलाता है प्राइमरी मार्केट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि अब जब आपने मार्केट में इशू कर दिए शेयर्स और लोगों के पास आ गए, तो अब उसे लोग स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदते बेचते हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद ये जो शेयर जब लिस्टेड हो जाते हैं तब हर कोई आदमी उसे डेली ट्रेड कर सकता है, जितने रुपए मुझे खरीदना है खरीद सकता है, जितने रुपए मुझे बेचना है बेच सकता है, ठीक है। तो ये डिमांड और मार्केट है ना, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती है। बट यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि पब्लिक क्यों उन चीज़ों को ट्रेड करना चाहती है, क्यों शेयर्स को ट्रेड करती है, और साथ ही साथ क्यों स्टॉक की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है, क्यों वो घटती बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कई बार शेयर प्राइस बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कंपनीज के साथ स्टॉक मार्केट में, और क्यों लोग उन्हें इन्वेस्ट करके रख नहीं देते, उनको क्यों ट्रेड करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्यों ट्रेडिंग होती है और क्यों स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होती है। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।